जब उनकी पार्थिव शरीर आया फिर उसको समझ आया कि अरे जो मेरे पिताजी मुझे गोद में खिलाते थे वो अब नहीं रहे। बिल्कुल भी कभी थोड़ा भी कभी दिमाग में नहीं आया हो कि मेरे पिताजी कभी शहीद हो जाएंगे, नहीं रहेंगे हमारे साथ, और उनकी कमी वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और जब जाते थे तो रात में जाते थे कि ताकि हम लोग रोए ना। अभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी शहीद हो जाएंगे। वो हमें कहते थे कि तुम लोगों की शादी में रिटायरमेंट से बाद ही करूंगा। मम्मी बहू है वहाँ के तो घर से निकल भी नहीं रही थी कि हमें लग रहा था कि हम लोग रह ही नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पिताजी ना रहे। लास्ट टाइम जब वो बात हुई थी मेरी तो हो सकता है वहाँ का माहौल को देखते हुए उन्होंने बोला था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो रोना वोना नहीं है, वापस काश वो जग जाए, काश वो आ जाए, ये चीजें झूठ हो जाए, मैं अपने पापा को वापस गले लगा लूं। जय हिंद दोस्तों, अभी हमारे साथ जो बैठी हुई हैं उनके वीर पिता हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार सिंह 27 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए थे। और अभी हम उनकी वीर बेटी अर्चना जी से उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अर्चना जी, आपका मेरे इस ब्लॉग में, इस परिवार में आपका स्वागत है। आप वीर परिवार से हैं। तो सबसे पहले आप मुझे अपने पापा जी के बारे में बताइए कि आपके पिताजी कैसे थे, कैसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे, उनके बारे में बताइए। मेरे पिताजी क्या बोलूं, जिस तरह से सारे अपने लड़कियों के लिए, जो लड़की के लिए पापा की परी जैसे बोलते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने पापा की बहुत परी थी। और जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे मैं हूँ। और वो बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल एक फादर थे। मेरी मम्मी को उन्होंने हमेशा से बहुत प्यार किया। और हम लोगों को, मैं 3 भाई बहन हूँ और मैं सबसे बड़ी सिस्टर हूँ। तो मुझे हमेशा से ऐसे बोलते थे कि मेरे लिए कोई लड़की हो या लड़का हो, दोनों अपने पेरेंट्स के लिए कंधा मदद मजबूत करता है। तो मुझे काफ़ी वो समझाना, मुझे बताना, कभी ये मुझे फील नहीं करना कि मैं लड़की हूँ और मुझे मेरे अगर कहें तो लड़की, मुझे मेरी मम्मी से ज़्यादा मेरे पिताजी ने जब वो थे तो मुझे समझाना, बताना, मेरी केयर करना। मम्मी तो करती ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन फादर की जो मेरी रोल था वो बहुत अद्भुत रोल था और उनकी कमी वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और मैं उनके गुजरे हुए 2016 में 27 अक्टूबर आरएसपुरा सेक्टर अब्दुलिया में जब वो शहीद हो गए, उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। और आज उनके 7 साल हो गए हुए भी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ही टाइम पहले हुआ है। लगता है कि अभी भी मेरे पिताजी कहीं बॉर्डर पे हैं और ऐसा नहीं फील होता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है। आज भी मैं उसी याद के साथ रहती हूँ जो मैं 27 अक्टूबर के दिन था। अच्छा अर्चना जी, आप मुझे अपने मतलब परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से आती है। जब आप छोटे थे तो आपके परिवार की क्या आर्थिक स्थिति थी? जब आपके पापा छोटे थे तो आप अपने दादा दादी से या परिवार के अन्य सदस्य से सुने होंगे कि आपके फैमिली का क्या बैकग्राउंड था, तो वो आपकी वो क्या स्थिति थी? मेरे पिताजी जो थे वो 2 भाई और 3 बहन थे। मेरे दादाजी हम लोग बेसिकली रक्सौल से बिलोंग करने वाले, पूर्वी चंपारण से रहने वाले हैं। और मेरे समाज की मैं बात करूँ तो एक राजपूत समाज से मैं आती हूँ। तो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई 10वीं क्लास तक ही हो पाई थी। उनकी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सबसे छोटे भाई थे, लेकिन उनके कभी भी हर लड़के को नहीं देख सकता कि मेरी बहन की शादी हो और उसमें वो हेल्प ना करे। तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल एक भाई भी थे और बेटा भी थे। और उनकी 10वीं क्लास की जब वो पढ़ाई कर ली तो जैसे जैसे मेरी दादी बताती हैं, उनका दिल्ली पुलिस में भी हो गया था, लेकिन उनका शौक था कि मैं फौज में जाऊं। और वो बताते हैं कि वो कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह कहीं से नहीं लिया। सुबह में हमारी फैक्ट्री भी था दादाजी का,
तो दादाजी का फैक्ट्री में वो सुबह में रात की जो रोटी होता है वो लेके जाते थे। और एक मनोकामना मंदिर है हमारे, कम से कम 2 किलोमीटर होगा, वहां से वहां तक वो दौड़ने के लिए जाते थे। अपने घर में ही पीछे थोड़ा सा जमीन खाली था, वहीं पे उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग वगैरह किया। और बताते हैं कि हमारे टाइम में मुझे और भी पढ़ने का शौक था, लेकिन आर्थिक स्थिति उस तरह से नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी 10वीं क्लास पढ़ाई कंप्लीट किया और फौज में उनके जाने का जो सपना था उन्होंने पूरा करा। और जी। अच्छा, आप मुझे इनके बारे में बताइए। आपके पापा जब छुट्टियों में आते थे तो घर में कैसा वक्त बिताते थे आपके साथ? पापा जी जब छुट्टियों में आते थे तो बिल्कुल अलग ही माहौल हो जाया करता था घर का। मेरी मम्मी को काम में हाथ बटाना, हमारे स्कूल जाते समय हमारी ड्रेस आयरन करना, स्कूल से आते समय हमारे जूते निकाल दिया करते थे, पूछते थे कि कौन से टीचर क्या पढ़ाए हैं, हर एक बात पूछना। और ऐसा नहीं लगता था कि बर्डन वे से पूछ रहे हैं, खेल खेल में ही वो हर चीज पूछना बताना, घर का एकदम रौनक ही चेंज हो जाता था। जब वो आते थे तो घर का एकदम अलग ही माहौल हो जाता था। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। हम तीनों भाई बहन को पढ़ाना, हमारा चेक करना, बुक में हमारा जो कवर होता था 2-2 कवर लगाते थे कि वो फट ना जाए। और जब जाते थे तो रात में जाते थे कि ताकि हम लोग रोए ना। और हमेशा से वो रात में जाते थे कि हम लोग सो जाएं और फिर वो निकलते थे। मेरी मम्मी जाने का 1-2 दिन जब रहता था तो बहुत रोने लग जाती थी। वो कहती थी कि अकेले मुझे रहना पड़ता है। तो उनको समझाते थे कि विमल 3 बच्चों को तुम्हें देखना है, और फिर वो चले जाते थे। उनसे टेलीफोन पे उस टाइम में तो बात होती होगी पापा से? जी। तो फिर टेलीफोन से पापा जब फोन करते थे तो आपको क्या बातें होती थी? पापा जी पूछते थे, मेरी मम्मी का पूछते थे कि मम्मी को परेशान नहीं करना है, मम्मी जो बातें कहती हैं उसको गांठ बांध के दिमाग में रखना है, मम्मी के अलावा कोई नहीं है दुनिया में। और हमारी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते थे, पूछते थे कि कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, जूते हैं कि नहीं, पेंसिल है कि नहीं, बुक्स वगैरह है कि नहीं, कितना परसेंट आएंगे एग्जाम में, कैसा पढ़ाई चल रहा है। और हमेशा कहते थे कि इस बार अच्छा मार्क्स आएगा, कुछ टारगेट दे देते थे कि अगर 90% आएगा तो आपके लिए मैं फ्रॉक खरीद दूंगा। वैसे तो खरीदते ही थे, लेकिन एक बच्चे का जो मन में होता है, और लगता भी था कि अरे मैं लेके आऊंगी इतना मार्क्स तो मेरे पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। और आते थे तो अलग ही एक वो था। बिल्कुल भी कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी शहीद हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े वो ख्वाब सजाते थे कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मम्मी को बोलते थे कि बाइक पे तुम्हें मंदिर लेके जाऊंगा। वो हमें कहते थे कि तुम लोगों की शादी में रिटायरमेंट से बाद ही करूंगा, ताकि मुझे कोई टेंशन नहीं रहे, बहुत अच्छे से करूंगा और बहुत पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी कभी थोड़ा भी कभी दिमाग में नहीं आया हो कि मेरे पिताजी कभी शहीद हो जाएंगे, नहीं रहेंगे हमारे साथ। उनसे अंतिम बार कब बात हुई थी पापा से टेलीफोन पे? 27 अक्टूबर से पहले 26 अक्टूबर को उन्होंने दोपहर को फ़ोन किया था मम्मी को। हम लोग उस समय स्कूल में थे और मम्मी से वो थोड़े से घबराए से आवाज़ में बात किया। रोज़ की तरह बात नहीं हो रहा था शायद मम्मी से। वो थोड़ा सा घबराए से और ऐसे थे। मम्मी पूछे कि सब ठीक तो है? तुम पापा बोले कि हाँ सब ठीक है। और उससे पहले 24 अक्टूबर को हरियाणा के रहने वाले पापा जी के दोस्त वो शहीद हो चुके थे, तो उन्होंने बताया कि हमारा साथी नहीं रहा और इतनी बात कही थी। और बोले कि बच्चा लोग आएगा तो बात कराना शाम में। फिर शाम में कॉल नहीं आया
और दूसरे दिन सुबह सुबह न्यूज़ के माध्यम से लोग आए, लोकल थाना से शायद कोई आया, वो बोल रहे हैं कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। बोले कि जितेंद्र जी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वहाँ जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी बोली कि कल ही तो बात हुआ था, ऐसा तो कुछ नहीं बोले थे कि तबीयत खराब है। ऐसे ऐसे कोई बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन न्यूज़ वगैरह में सब कुछ आ रहा था और हमें नहीं पता। मेरे घर में टीवी नहीं था, हम लोगों की पढ़ाई की वजह से कभी टीवी डिस्टरबेंस के कारण से पापा जी ने कभी खरीदा नहीं, हमें पता नहीं चल रहा था कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और उतना समझदारी भी उस समय नहीं था कि मुझे न्यूज़ देखना है। और वो कभी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ा करते थे, लेकिन इतनी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या सब हो रहा है, नहीं पता था। 27 अक्टूबर 2016 का मतलब आपका दिन जो था वो कैसा बीता था? आपके परिवार का, मम्मी का, बहनों का कैसा दिनचर्या था और आपको कब पता चला? 27 अक्टूबर जो टाइम था, 29 को दीपावली था। 29-30 को ऐसा दीपावली था। 29 को उनकी तो पार्थिव शरीर आई थी घर पे, जिस दिन धनतेरस का दिन था। उससे पहले आपको पता है कि हम लोगों का जो समाज है, हम लोग दिवाली की सफाई वगैरह करते हैं। तो उस समय तो मैं स्कूल गई हुई थी और मेरी मम्मी जो है घर का सफाई वगैरह कर रहे थे, उसमें हम लोग व्यस्त थे मम्मी। और हम लोग स्कूल गए हुए थे और जब स्कूल से हम जब आए तो यही चल रहा था कि मेरी मम्मी को सब लोग पूछ रहे थे कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। मेरे मामा जी का नंबर्स वगैरह मांगा जा रहा था और मम्मी बहू है वहाँ के, तो घर से निकल भी नहीं रही थी कि बाहर में लोगों को पता था। जैसे मैं स्कूल से आई और एक दादी जो है हमारे गेट पे आई और मुझे एकदम गले लगा के बोली कि बउआ रे जितेंद्र ना रहल। और फिर एकदम हमारे मतलब प्राण सूख गया उस समय, बिल्कुल यकीन करने लायक ये घटना नहीं था। मेरे मामा जी लोगों को फ़ोन पे करके बताया गया कि जितेंद्र जी अब नहीं रहे। और उस दिन हमारी मम्मी को दिमाग में वो शौक हो गया, क्योंकि एक दिन पहले बात किया जाए और उनके पति को पता चले कि नहीं है। हम लोगों के लिए बिल्कुल ये असहनीय दर्द था कि हमें लग रहा था कि हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पिताजी ना रहे, क्योंकि कभी 1% भी दिमाग में नहीं आया हो कि हम पापा को खो देंगे और वो शहीद हो जाएंगे। ऐसा कभी उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। लास्ट टाइम जब वो बात हुई थी मेरी, तो हो सकता है वहाँ का माहौल को देखते हुए उन्होंने बोला था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो रोना वोना नहीं है। तो हमें उस तरह से हमने सीरियस नहीं लिया था कि हाँ सच में कुछ हो ही जाएगा। और बिल्कुल जिस तरह से नॉर्मली बात करते हैं उसी तरह से बात होती रही। और जब शहीद हो गए तो पूरे हमारे घर में हुजूम आ गया न्यूज़ का, रिपोर्टर्स वगैरह, आजू बाजू के लोग, और फिर फौज से भी लोग आने लग गए। और फिर पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे। तो आपने जैसे बताया धनतेरस के दिन आपके पापा का मतलब 27 को उनको गोली लगी थी, 2 दिन, एक दिन के बाद शायद आया था। कौन से डेट को? 29 को आया था। 29 29 अक्टूबर तो 2016। उनका पार्थिव जी शव जी। आया था। हाँ। तो 27 से लेके 29 तक में आपका क्या कैसा वो समय रहा था कि घर में कि क्या स्वाभाविक है जब कोई जाता है तो मतलब ये चीज़ें मतलब हाँ, हमें लोग समझा रहे थे, बता रहे थे कि देश के लिए शहीद हुए हैं, कोई रोने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा शहादत सबको नहीं मिलता है, ऐसे लोग हमें बोल रहे थे। और मेरी मम्मी तो बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, उनको ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी। मेरे छोटा भाई तो एकदम छोटा सा था, मात्र 7 साल का था, उसको कुछ पता भी नहीं, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों लोग रो रहे हैं। जब उनकी पार्थिव शरीर आया फिर उसको समझ आया कि अरे जो मेरे पिताजी मुझे गोद में खिलाते थे वो अब नहीं रहे। और 2 दिन तक तो हम लोग रोते ही रहे, इंतजार भी हो रहा था कि ये काश ये बात झूठा निकल जाए,
काश मेरे पिताजी वापस हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि क्रिश्चियन धर्म में 24 घंटे के लिए बॉडी ऐसा रखा जाता है, बोला जाता है वापस प्राण कहीं आ जाए। मुझे ऐसा मिथ था बचपन में, जैसे होता है, लगता था कि वापस काश वो जग जाए, काश वो आ जाए, ये चीजें झूठ हो जाए, मैं अपने पापा को वापस गले लगा लूं। आपके पापा की जब शहादत हो गए, सब कुछ संपन्न हो गया, तो बीएसएफ और सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता दी गई? हाँ, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से डीएम साहब आए थे, उन्होंने कुछ राशि की चेक दी थी मम्मी को। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगी कि कितना था नहीं था। जी, और वो मैं मम्मी से वो हिम्मत भी कभी नहीं कर पाई कि उनसे पूछूं कि कितना ने दिया। और वो मेरी मम्मी हमेशा से कहते थे कि हमारे मतलब चले गए तो ये पैसा और ये सारी चीजें बहुत, 1-2 महीने तक तो मेरी मम्मी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वापस हम लोगों को रिकवर हम कर पाएंगे और रह पाएंगे। तो इसकी तो मैं बीएसएफ की तरफ से तो कभी उनके जाने के बाद कभी कोई ना कमांडेंट या फिर उनके दोस्त लोग, कुछ खास दोस्त लोग हैं, उन्होंने हम लोगों से बातचीत होती है, पूछते हैं, बट बीएसएफ की तरफ से कभी नहीं ऐसा पूछा जाता कि हम कैसे हैं, नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं होता है ना। हम मेरी मम्मी बीमार रहते हैं, ना उनके पास हेल्थ कार्ड है, ना कैंटीन कार्ड है। और थोड़े से मम्मी भी कभी वो भी नहीं करते हैं कि हम जिस हालत में चल रहा है चल रहा है। अब तो फिर भी उस हालात से हम लोग निकल गए, मतलब पढ़ाई लिखाई हुई। तो बीएसएफ से अभी मतलब कितने समय से आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं है बीएसएफ वाले? लंबे टाइम से नहीं है। उसी समय 2017 में ही उन पापा जी को पीएमजी मेडल के लिए आया था, रिपब्लिक डे वाले दिन शायद। तो उस समय तो हमें उतनी समझ नहीं थी कि मेडल है, जाना है करके। और मम्मी भी मेरे ठीक नहीं थे, तो उस समय तो हम लोग रिसीव करने के लिए नहीं गया। फिर और उस समय एक बार कनेक्शन हुआ था बीएसएफ से। फिर 2019 में हम लोग 24 जुलाई को हम लोग गए हुए थे दिल्ली, राष्ट्रपति जी के द्वारा पीएमजी मेडल से उनको सम्मानित किया गया। और वहीं एक बार कनेक्शन 2019 में हुआ था, उसके बाद से कभी नहीं तो हुआ। अभी यूनिट वाले सीओ की तरफ से या यूनिट वाले की तरफ से कॉल आता है आपकी समस्याओं को लेके? नहीं, क्या कभी समस्या है? नहीं कभी नहीं आता। आपके साथ और कोई न रहे या न रहे, हम हैं आपके साथ। भले ही हम आपको किसी तरीके से मतलब मदद ना कर पाएँ, लेकिन आपके साथ खड़े हैं कि आप बढ़ो। आपके जैसे आजकल की दुनिया में ये कोई कहने वाला नहीं है भाई हम आपके साथ खड़े हैं। बड़ा मतलब इंसान तो हर इंसान खुद करता ही है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन जो ये कहे कि भाई आप करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें हैं। आपके साथ हम खड़े हुए हैं और जब भी ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।